एक बार इस एनिमेशन को ध्यान से देखो, किस तरह के ये 3D एलिमेंट्स लग रहे हैं। क्या आप सोच सकते हो ये DaVinci Resolve के फ्यूजन के अंदर क्रिएट किए गए हैं? क्योंकि ये चीजें आप बेसिक एडिटिंग के साथ बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते। आपको एडवांस फ्यूजन आना चाहिए, आपको नोड मैनेजमेंट आना चाहिए, कैसे फ्यूजन के अंदर कंपोजिटिंग यूज की जाती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3D सिस्टम के अंदर लाइटिंग कैसे काम करती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो चाहे कैमरा मूवमेंट देना हो गया या फिर इनको एलिमेंट्स को और बेटर करना हो गया, हम इसके बारे में स्क्रेच से जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्यूजन पे काम करने वाला हूं, तो मैं एक फ्यूजन कंपोजिशन क्रिएट कर ले रहा हूं जिसका ड्यूरेशन अभी सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स का है, जिसको मैं बढ़ा के 5 सेकंड कर देता हूं ऑलमोस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसके फ्यूजन के अंदर सीधा जंप करेंगे और फ्यूजन के अंदर आते ही हमें मिलेगी एक मीडिया आउट नोड एम्प्टी, और इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी हमें करना है पूरा काम अपना 3D के अंदर, और इस 3D सेक्शन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक नोड्स का पता होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे दी हुई है, इधर ही इसी प्रीव्यू विंडो में आपको मिल जाएगी। जैसे ये सारी नोड्स है, और एडवांस और बेटर नोड्स के बारे में अगर आप पता करना चाहते हो तो आपको सिंपली इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे टूल्स ऑप्शन ओपन करो और टूल्स में टॉगल बटन दबाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा एक 3D का अलग से सेक्शन। 3D पे ऐसे क्लिक करोगे तो लाइट्स, मटेरियल, टेक्सचर्स और ये बेसिक जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उन सारी से रिलेटेड सारी नोट्स जो है वो इन्होंने एक ही जगह पे डाल रखी है। अगर आप 3D ऑप्शन कर दोगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, जैसे कैमरा 3D, क्यूब 3D, डुप्लीकेट 3D, एक्सट्रूड 3D, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। हाँ, हम सारी नोट्स को कवर करने वाले इन फ्यूचर, बट अभी हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले बेसिक्स पता होना चाहिए। बट ये क्लास बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, बिकॉज हम जो इसमें आउटपुट बनाने वाले हैं वो शायद आपने अब तक कभी देखा नहीं होगा। जो आपने स्टार्टिंग में देखा था वही आउटपुट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, किसी भी एलिमेंट को जब आप 3D में कन्वर्ट करते हो उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पहला एग्जांपल क्या है, मैं एक लेके आता हूँ नोड होती है जिसको बोलते हैं क्यूब 3D। क्यूब से आपको समझ में आ रहा होगा ये क्यूब की बात हो रही है, तो आप क्यूब लेके आ सकते हो। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप लेके आओ एक शेप 3D, एंड तीसरा जो तरीका हो सकता है वो है एक्सट्रूड 3D। ओके, इन तीनों चीज़ों को आप यूज कर सकते हो, तीनों में से जो बेटर लगे। तीनों में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि किसी भी एलिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए जो पॉपुलर नोड्स है वो 3 ही नोड्स है जिसमें आप एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी तरीके का। वो चाहे क्यूब बनाना हो गया या फिर कोई और अदर एलिमेंट्स बनाने हो गए, वो 3 नोड्स के थ्रू बन सकते हैं। जैसे हम शेप 3D में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मटेरियल्स, ट्रांसफॉर्म एंड सेटिंग्स, कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे शेप का नाम लिखा होगा। अभी आप देखोगे, इसको मैं ओपन करता हूँ विंडो में, तो आपको प्लेन एक ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे कोई एक 2D एलिमेंट है जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस 3D एलिमेंट में 3D इन्वायरमेंट में प्लेस कर दिया इसको। बट इसमें क्या है, आप प्लेन से जैसे इसको क्यूब के करोगे तो ये क्यूब में प्रॉपर एक क्यूब बना देगा। एंड और बेटर करते हो, मान लो ये स्पेयर करते हो, ये एक सर्कल सा बना देगा, पूरा राउंडेड बॉल जैसा कुछ सिलेंडर, और ये इस तरीके से ये कुछ मेदू वड़ा जैसा टाइप का है। एंड इसमें लाइटिंग यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो बटन है इसमें ये दिख रहा है, ये लाइटिंग है, वायर फ्रेम का भी है, किस तरह से वायरिंग दिख रही है इसकी। इसके अलावा यहाँ पे लाइट्स का है, शेडोज़ भी देखना चाहते हो तो आप शेडोज़ पे भी क्लिक कर दो। और अभी ये जैसे वायर फ्रेम को अनचेक कर दो तो ये प्रॉपर ऐसे लगेगा कि एक्चुअल कोई 3D है जिस पर लाइट सारी वैसा दिखने लगेगा। ये तो हो गया शेप 3D की बात। अभी क्यूब 3D की बात कर लेते हैं। क्यूब 3D में भी सेम चीज़ें हैं। आप इसको जैसे ओपन करोगे आपको इस तरीके से क्यूब दिखेगा जो रंगीन है, काफ़ी ज़्यादा पार्टी लाइट्स डाली हुई है इसमें। पता नहीं DaVinci Resolve क्या चाहता है, बट इसमें इनबिल्ट पार्टी लाइट्स है। आप कलर चाहे चेंज करना चाहो तो यहाँ पे मटेरियल में जाके यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हुए फेसेस के, तो यहाँ पे एक एक चीज़ों के आप कलर यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। जैसे मैं अभी वाइट सबका कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो ये एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जब आपको सारे कलर्स अलग अलग चाहिए हो उस टाइप पे तो आप क्यूब भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि शेप 3D में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप हर एक दीवार का, हर एक वॉल का या हर एक साइड का कलर अलग अलग चेंज कर सको। वो आपको क्यूब 3D में ही ऑप्शन मिलेगा। आप अगर अपने कस्टम कलर्स टेक्सचर डालना चाहते हो तो सिंपली एक, जैसे मान लो ये मेरे टेक्सचर है जिसका मैं कलर कर देता हूँ कुछ ऐसा रेड कलर, इसको जस्ट पुट करो इन कलर्स में। देखो क्यूब 3D में क्या दिख रहा होगा, बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे आपके इनपुट के, ये येलो, ग्रीन, ये सारे कलर्स, ये सारे क्या है इनपुट से अलग अलग। यानी अगर आप एक में घुसाओगे, जैसे मान लो येलो कलर फाइंड आउट करो कहाँ है, ये ऑरेंज वाला अगर येलो है तो मैं इसको क्या करता हूँ एक कलर में घुसाने की ट्राई करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे घुसा तो ग्रीन के अंदर आ गया, ग्रीन में आते ग्रीन क्या है इसका
येलो इनपुट जो था, अब हम कलर चेंज करें तो इसका वॉल का पूरा कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं ऐसे ही और बैकग्राउंड लेके आ सकता हूँ, जैसे मान लो मेरा एक और बैकग्राउंड लेके आता हूँ और इसका कलर जो है मैं कुछ ब्लूइश कर देता हूँ एंड इसको कहाँ घुसाता हूँ, एक और यहीं पे किसी, तो ये किस साइड में आ गया, इस साइड में लग गया। अब ये दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने जो यूज किया है वो डार्कर कलर्स है कुछ, है ना, तो लाइटर कलर्स ही इधर काम करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो आप, क्यूब 3D में जाके जो यहाँ पे हमने सेटिंग्स की थी ये वाली, जैसे ये इन पे जाके कलर्स को इनको पूरा प्योर वाइट कर देना। इसके बाद ये चीज़ें अगर कलर डालोगे आप तो वो चीज़ें काम करने लग जाएगी। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन जो लास्ट है वो ये है एक्सट्रूड 3D। एक्सट्रूड 3D कैसे काम करेगा, एक्सट्रूड 3D में आपको इनबिल्ट कुछ दिखता नहीं है इस तरीके से, बस आप इससे क्रिएट कर सकते हो कुछ भी। इसके लिए क्या करो, एक्सट्रूड 3D में काम आती है एस शेप्स जो आते हैं वो लोग, जैसे मैं एस रेक्टेंगल लेके आता हूँ, ये मेरा एक कस्टम शेप है जो मेरे को, अभी मैं इसका इधर देखूंगा तो एक 2D दिख रहा है, बट इसको जैसे ही मैं एक्सट्रूड 3D में कनेक्ट करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा और ये इस तरीके से एक दिखने लगेगा 2D एलिमेंट जो डायरेक्टली 3D के अंदर आ चुका है। कुछ कुछ वैसे ही जैसे इमेज प्लेन 3D नोड यूज होती है 3D एलिमेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए। इसको एक क्यूब के तरह कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको एक्सट्रूड 3D में जाना है और यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ है इसको आप जैसे कन्वर्ट करोगे ना, जैसे मान लो मैं 0.5 कर दे रहा हूँ, तो ये 0.5 करते एक प्रॉपर क्यूब बन गया। अभी आप इसमें और ज़्यादा कर सकते हो, यानी आपको अगर क्यूब के फेसेस को बड़ा छोटा करना है या आप कोई अदर एलिमेंट्स बनाना चाहते हो, अगर वो चीज़ें बनानी है तो आप एक्सट्रूड 3D का यूज कर सकते हो। मान लो आपको आईफोन का एक बनाना है बेजर, तो आप इसमें जाओ रेक्टेंगल में, इसका हाइट थोड़ा बढ़ा दो इस तरीके से और कॉर्नर रेडियस कर दो ऐसे और थोड़ा विड्थ भी ऐसे बढ़ा दो, तो ये क्या होगा, एक मोबाइल की तरह एक बन जाएगा। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा एक्सट्रूड कम करना पड़ेगा क्योंकि आईफोन इतने थिन होते हैं भाई। तो ये चीज़ें हैं और ये इस तरीके से। अब अगर आप इसमें और बेजेस डालना चाहो तो जस्ट एक रेक्टेंगल ले लो और इसको यहाँ पे कनेक्ट मारो एंड इसमें जाके इसको रेक्टेंगल पे जाओ एंड ये देखो इधर ही पकड़ सकते हो आप इसको 3D में, इधर रेक्टेंगल सेलेक्टेड है तो ठीक है। एंड इसका हाइट ऐसे कम कर दो एंड विड्थ भी थोड़ा कम कर दो एंड इसको ऊपर ला के इस तरीके से आप इधर लगा के यस ये जो आईफोन के बेजेस बनते हैं ना इधर, वो ऊपर लगा सकते हो। ऑफ कोर्स इसमें लाइटिंग पार्ट बहुत काम आएगा, उसके बाद ये बेटर दिखेगा। अभी ये बेटर नहीं दिखेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। अभी ये कुछ नहीं दिख रहा है, ये देखो इस ऐसे दिख रहा है, स्लोपिंग हो रखी है थोड़ी सी। जैसे हम इसका कलर वलर या तो कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, जैसे ग्रीन कर देता हूँ, आपको पता चलेगा कि इससे आप एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइनल आउटपुट तभी आपका अच्छा दिखेगा जब आप लाइटिंग अच्छे से यूज करोगे। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये था थर्ड जिससे हम क्यूब क्रिएट कर सकते हैं। तो 3D एलिमेंट्स बनाने के मैंने 3 तरीके बता दिए आपको। तो अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम एक क्यूब कैसे क्रिएट करेंगे जिसमें मल्टीपल शेप्स इंक्लूडेड हो और जो रोटेशन भी क्रिएट करे। तो उसके लिए हम बेसिकली यूज कर सकते हैं शेप और क्यूब दोनों ही, बट मैं अभी यूज कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ शेप 3D। आप जो चाहे वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई भी उसमें वैसा नहीं है। शेप 3D में मैं जाऊंगा और इसका क्यूब वैल्यू में ऑन रख लूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो गाइस अभी हम शेप 3D के साथ काम करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्यूब में कितने फेसेस यूज़ करने वाले हैं। जैसे मान लो अपने को क्यूब कितनी, यानी हमें कितनी क्यूब्स चाहिए, तो क्यूब्स कितनी चाहिए उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट कैलकुलेटर ओपन करेंगे अपना। अब हमें समझना है कि हमारे क्यूब में कितने जो शेप्स यूज़ होते हैं। तो मैं 3 × 3 यानी ऊपर का फेस एंड इंटू 3 करूँगा। एक्चुअल पता चलेगा कि 27 शेप 3D नोड्स चाहिए। अब ये नोड्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे, बट टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्यूब बनाऊँगा अभी 2 × 2 का इंटू 2, यानी क्यूब होगा लगभग 2, यानी इसमें हमें चाहिए होंगे टोटल 8 शेप 3D नोड्स, इतना ही चाहिए होगा। तो हम 2x2 के साथ कवर करने वाले हैं इसको, 3x3 हम नहीं कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अपने बेसिस पे ट्राई कर सकते हो, बस वही बात है। तो हम 2x2 लेने के बाद क्या करेंगे, मैं एक शेप 3D और इसमें 8 हमें नोड चाहिए होंगे, तो टोटल मैं 8 नोड लेके आता हूँ, 4 और 4 8। तो मैं इसको सबको ऐसे 2-2 के क्रम में ऐसे इसको ले लेता हूँ कि ये इस तरीके से एंड ओके। तो ये मेरे क्यूब जो हैं वो रेडी हो गए हैं शेप 3D के। अब आप देखोगे तो सब में क्यूब हैं, बस हमें सबको भी कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए एक नोड लेके आओ मर्ज 3D, और ये यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, ये वाली मर्ज 3D है। अब यहाँ पे लाओ, इन सब को इनसे कनेक्ट कर दो। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा आगे लेते हैं एंड इसको यहाँ पे इस तरीके से सबसे
वन बाई वन करके सबको कनेक्ट कर दो बारी बारी। बोरिंग पार्ट है ये वाला, नोड्स को इस तरह से कनेक्ट करना। आई डोंट नो, कुछ प्लगइन्स आए हैं अभी मार्केट में, बट हम अभी स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं तो हम उस पर फोकस नहीं करने वाले। तो अभी मर्ज 3D का आउटपुट देखें तो अभी हमें दिख रहा है कि यार मर्ज 3D जैसे देख रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस पर, जैसा एलिमेंट था वैसा ही दिख रहा है। तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हमें पहले क्यूब्स को बांटना शुरू करना है। जैसे अगर मेरा ये सेंटर पॉइंट इधर, ये वाला सेंटर पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सेंटर पॉइंट सबका पता होना चाहिए। जैसे ये सेंटर पॉइंट है तो मैं सबका सेंटर पॉइंट अगर यही मान रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक वॉल इसमें खड़ी कर देता हूँ या तो, ठीक है। तो मैं एक वॉल खड़ी करने के लिए क्या करूँगा, एक और सेव 3D नोड ले लेता हूँ इस तरीके से, और उसको यहाँ पे एक्सटर्नल के तौर पे यहाँ पे जोड़ देता हूँ इधर साइड में। तो ये मेरा इधर ही रहेगा, बस हमें ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग हम साइडों में चलें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो सेव 3D को सिलेक्ट करेंगे एंड इनको इधर ले जाएंगे। पूरा इधर नहीं ले जाएंगे, पॉइंट को पकड़ना है अपने को, बीच वाला ध्यान रखना है। अब ये दो जो नीचे वाले हैं उनको पकड़ेंगे एंड शिफ्ट की प्रेस करके, ऑप्शन की प्रेस करके मैं इधर खींच दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब बीच वाला मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, वो सिर्फ हमें पता रहेगा कि एंकर पॉइंट कहाँ है इसका। जैसे ये इधर है तो मैं इधर ले आता हूँ इस साइड में, उसको सेलेक्ट करके रखना है तो हमें पता रहेगा एंकर पॉइंट किधर है। अब इसको मैं डिलीट करूँ तो अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास 4 नोड्स हो रहे हैं। तो पहले तो चारों को मैं यहाँ से ऐसे जाता हूँ, ऑप्शन, कमांड एंड शिफ्ट की तीनों को प्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप ऐसे माउस को यूज़ करके इसको कंट्रोल कर सकते हो 3D सेक्शन को। तो इसको इससे पीछे लेके आओ, सारी नोट्स को, चारों आ गई है, ध्यान रखना है चारों नोट्स, क्योंकि जो नया अपडेट आया उसके बाद में मल्टीपल नोट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चारों नोट्स आ गई पीछे। बस हमें इतना पीछे नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा पीछे लेना है। ऐसे हम सेंटर पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, उस हिसाब से चलेंगे। तो हम पीछे लाएंगे इस तरीके से। और अभी क्या करें, हम चारों शेप्स को इधर वालों को पकड़ेंगे एंड इन सबको क्या करेंगे, इधर वैल्यूज़ में जाके इसको भी थोड़ा, आई थिंक ये चीज़ें आगे गई नहीं थी, पता नहीं क्यों, बट हम कर सकते हैं इसको भी। यस, तो मैं इसको मैनुअली पेस्ट कर दूंगा। क्या हुआ कि वो गई नहीं आगे, तो मैं इसमें शेप में जाके इसको मैनुअली पेस्ट कर रहा हूँ एक एक करके। तो ये गाइज अभी ये रेडी हो गया। ये पता है अपने को कि ये यहाँ पे हैं, और इनको भी हम सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली को भी, इनको भी, एंड इनको क्या करेंगे, हम पीछे लेके आएंगे इससे सेलेक्ट करके ऐसे, एंड यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये पीछे आ गई एंड मेरे को दिख रहा है ये प्रॉपर यहाँ पे जो गेप है ना, वो थोड़ा सा मैं गेप दूंगा यहाँ पे, हल्का सा ऐसे, क्यूब के अंदर जैसे होता है एक्चुअल वाला, ठीक है। ये गेप हल्का सा दिया एंड अभी क्या करना है अपने को, ये बीच में जो बने हैं शेप्स, जैसे ये वाले दो हैं वो इस साइड में हैं एंड ये वाले इधर हैं। हमने क्या किया था, वो मल्टीपल इस बीच में से सिलेक्ट किया ना एंकर पॉइंट, उस वजह से वो इधर गए नहीं एक्चुअल में। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इनको एक एक करके इसकी वैल्यूज़ है ना जो इसमें हमने की है, छेड़ी है, उसको पेस्ट करके इसमें डाल देंगे। तो अगर आप जैसे मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करो तो आपको वैल्यूज इस शेप 3D के मैनुअल ट्रांसलेशन में जाके ही उसको छेड़ना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें काम करेगी। तो अभी मेरा ये 5 4 ये वाला भी इसको कॉपी करूँगा एंड इसमें आके वो पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट करने पे गैप दिख रहा है मेरे को, प्रॉपर गैप बन गया इसमें, बट इतना ज़्यादा गैप अपने को नहीं चाहिए। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको कम कर दूंगा इस साइड में, एंड इनको भी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, इतना गैप रखूंगा इनके बीच में हल्का सा। दैट्स इट, ओके। तो ये मेरा प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद अभी जो चीज़ है, हमें क्यूब बनाना है प्रॉपर, तो पीछे वालों को भी पकड़ो, पीछे वालों को यहाँ से कैच करो एंड इनको ऐसे साइड में लेके जाता हूँ मैं। साइड में एकदम बराबर जानी चाहिए, कॉर्नर्स एकदम इक्वल होने चाहिए। तो इनको ध्यान रखना है, मैंने को ऐसे इक्वली एक कॉर्नर्स बना लेना, और ये लो अराउंड यहाँ पे अपना इक्वली फ्लैट वॉल्यूम बन चुका है। अब ये चीज़ें आपको तभी बेटर समझ में आएगी जब आपको ये जो 3D का जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करना आता है। जैसे अब अगर आप कमांड या कंट्रोल पेस्ट करके उसको क्लिक करके उसको यूज करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। वो भी किससे, माउस का जो स्क्रॉलर बटन है उससे। इसके बाद अगर आप ऑप्शन की प्रेस करोगे और उस माउस वाले बीच वाले बटन को दबाते हो, जो स्क्रॉलर बटन है उसी को दबा के अगर आप ये करते हो तो इस तरह से आप कहीं से भी किसी को भी घुमा सकते हो ऑप्शन की प्रेस करके, ओके। इसके बाद हमें एक ये और बच गए हैं, जस्ट ये वाले 2 नोड्स, ये वाले पीछे वाले। तो इनको जस्ट अपने को थोड़ा पीछे नहीं लेके जाना, हमें थोड़ा सा
कंट्रोल Z दबाओ एंड इसको थोड़ा सा स्लाइड में लेके जाना है, उतना ही लेके जाना है जो पीछे वाले गए थे। तो हम वही वैल्यूज़ कॉपी करेंगे एंड इनमें पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो 1 माइनस करके, ठीक है, 1 माइनस मतलब उल्टा, यानी वो वैल्यूज उल्टा गई थी। यार ये क्या हो रहा है, 1 माइनस एंड ये वैल्यूज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ओके, हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। यस, 1 माइनस 1 ऐसे करके करना था, -1 प्लस ये लो, ठीक है। तो ये माइनस वैल्यूज़ है तो माइनस में ही जानी चाहिए। तो ये प्रॉपर इक्वली उसी के बराबर वैल्यूज़ आ जाएगी। थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लग रही है इसमें कि ये गैप बराबर नहीं आया अभी भी इसका, तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा के ये गैप इक्वल कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये 3D में जो दिखे अपने को गैप वो इक्वल दिखना चाहिए। तो ये अभी इक्वल हो गया। अभी हमारा 2x2 का क्यूब रेडी एक्चुअल में, हमारे नीचे के फेसेस, बट हमें ऊपर भी इसको भी लेके जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए जस्ट एक एक शेप 3D को सिलेक्ट कर लो, सबके एक एक 3D को। वैसे नीचे वाले को सिलेक्ट किया मैंने, तो चारों देखो पिन भी हो गए इसमें, चारों को सिलेक्ट किया एंड देन क्या करो, जस्ट ऐसे जूम करके देख लो अपनी वैल्यूज़ एंड इनको जो वाई पोजीशन है वर्टिकल वाली, ऐसे ऊपर उठाना शुरू कर दो इसको ऐसे, एंड इसको प्रॉपर ऐसे ला के रख दो जैसे एकदम प्रॉपर मैकेनिक काम कर रहा है उस तरीके से, ठीक है। एंड नीचे वाले हैं, मेरे को पता है कि नीचे वाले ऊपर हैं और ऊपर वाले वैसे हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट करके वापस थोड़ा सा नीचे लाऊंगा। और आप चाहो तो इन नोट्स को क्या करो, चारों को अलग कर लो ताकि आपको पता रहे कि, या फिर ज़रूरी भी नहीं है, आप ऐसे दो दो के बेचेस में भी रख सकते हो। अगर बस आपको पता होना चाहिए कि ये नोट्स कैसे काम कर रही है। एक्चुअल में अगर आपको पता नहीं है, शेप 3D में जैसे ही काम करते हो तो आपको पता ये होना चाहिए कि आपका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कौन सी नोड कहाँ पे है। वो अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी 3D फ्यूजन में काम नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी ओर से। तो अभी ये मेरा क्यूब देखोगे तो आप पूरा स्क्वायर में रेडी हो चुका है। एंड सबसे खास बात, इसका एंकर पॉइंट अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो एंकर पॉइंट हम फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे वापस से और ये शेप 3D हम वापस से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पिवट पॉइंट कहाँ है इसका, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके इस लाइन को बीच में ड्रॉ करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसका एकदम अलग से यानी यहाँ पे लाके छोड़ देंगे ताकि हमें पता रहे कि सेंटर इस बीच में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी चारों को सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे ऐसे करके और ऑलमोस्ट इसके बराबर, यानी जो ये अपना सरफेस भी दिख रहा है उसके बराबर लाके अपने को खड़ा करना पड़ेगा इसको, ऑलमोस्ट ये लो, ओके। एंड थोड़ा सा नीचे हल्का सा, बस। तो ये अभी अपना प्रॉपर विथ एंकर पॉइंट क्यूब सेट हो गया। हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं साइड वालों को। विथ एंकर पॉइंट मतलब क्या है, देखो क्यूब तो हमारा रेडी हो गया, एक तरीके से देखोगे तो प्रॉपर बेसिक क्यूब रेडी हो गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, मूवमेंट देनी है, वो कैसे दोगे, और वही चीज़ें एडवांस चीज़ें होती है। आप क्या करो, मूवमेंट देने के लिए हम शेप 3D का यूज़ नहीं करेंगे, शेप 3D में भी यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, वो यूज़ नहीं करेंगे। मूवमेंट देने के लिए हम अलग से ट्रांसफॉर्म 3D लेके आएंगे सबके लिए। तो मैं एक अलग से ट्रांसफॉर्म, जैसे 2D में ट्रांसफॉर्म होती है वैसे 3D के अंदर ट्रांसफॉर्म 3D होती है। तो इसको लाओ एंड इसको ऐसे एक एक एसेट्स के आगे पेस्ट कर दो सबके सामने। जैसे मैं इसको यहाँ पे एंड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी, और इन सब जगह पे एक एक करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड अब मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी नोड कहाँ है। जैसे मेरे को पता है इसके ऊपर जो है वो इसी का पार्ट है, जो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, देखो आप चाहो तो इससे भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ये देखोगे तो आप ट्रांसफॉर्म, और ये ट्रांसफॉर्म लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमने जो पिवट पॉइंट अभी जो सेंटर में किए थे सबके, तो अभी हम ट्रांसफॉर्म अगर यूज़ भी करेंगे ना तो कुछ भी एकदम प्रॉपर सेंटर में ही रहेगा सब कुछ। इसीलिए हमने ये सारी एसेट्स को पहले यूज़ किया था कि हम थोड़ा इधर उधर नहीं करेंगे, कि हम पूरा मैनेजमेंट लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्या करना है आगे, हमें पिवट पॉइंट काम आने वाले थे। ये भी कर सकते हो आप कि यहाँ पे जो पिवट पॉइंट की सेटिंग्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों तरीके, अगर आप पहले रफली बना लो फिर पिवट पॉइंट से उसका एंकर पॉइंट फिक्स कर लो, वो भी चीज़ कर सकते हो। दोनों चीज़ें काम करेगी, कोई इशू नहीं है। आपको अपना जैसे अच्छा लगे वैसा बनाओ। मैंने आपको बेसिक से बताया ताकि आपको समझ में रहे, ज़्यादा अच्छा समझ में आए, ठीक है। अब मेरे को पता है ये दो क्या है, इसके ऊपर वाले शेप्स है ये वाले, एंड मेरे को मान लो मूवमेंट देनी है। फाइनल मैं मीडिया आउट में ही देख रहा हूँ अभी, मीडिया 3 MD3। अभी मेरे को मान लो ये और ये फेस, इन इधर वाला और ये वाला, ये नहीं, हाँ ये वाला, ये दो घुमाने हैं फेस। तो इन दो को घुमाने के लिए ये ट्रांसफॉर्म्स काम आएंगे, ठीक है। और अगर मेरे को इनको घुमाना है तो ये वाले काम आएंगे, ठीक है।
एंड एक और चीज़ ये है अपना ट्रांसफॉर्म 3D है वो है वर्टिकल, मान लो इसको हमने यूज़ किया वर्टिकल घुमाने के लिए। जैसे ये देखो, मैं ये देखोगे तो ऊपर आ गया अभी, है ना। इसको घुमाना है, रोटेशन दो ऐसे, ये देखो, ठीक है। एंड इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ और ये इस तरह हो जा रहा है, इसको भी रीसेट कर दो एंड जेड वैल्यू को घुमाओ, ये देखो। तो हमें एक्चुअल जो क्यूब का मूवमेंट होता है वो यही होता है, वो जी वैल्यूज़ हमारी काम आएगी, सिर्फ पिवट पॉइंट कुछ नहीं यूज करना इसका, जी वैल्यू जैसे यहाँ काम आएगी अपनी ऐसे। आप चाहो तो इसका स्केल भी बढ़ाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये क्यूब भी इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप पे है आप कैसा क्रिएटिव फाइनल आउटपुट क्रिएट कर सकते हो, उस पर आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं क्यूब 3D में ये मूवमेंट दूंगा। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, क्यूब में क्या होता है, एक रियल वॉल्यूम समझो आप जब क्यूब किसी को घुमाते हो तो वो एक टाइम में एक ही साइड घूमती है, दो साइडें नहीं घूमती। तो आपको ऐसा नहीं करना कि ये भी घूम रहा है उस टाइम, ये भी नीचे वाले भी घुमा देता हूँ, ठीक है। आप इसका मूवमेंट ये तो दे सकते हो, बट आप ये मूवमेंट देने की मत सोचना, ये वाली, ठीक है। तो अभी हम ये तो समझ गए कि ये मूवमेंट इससे आएगी। ये आ गया अपना वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल के लिए हमने ये वाला यूज करेंगे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये वर्टिकल मूवमेंट है। और अभी हम एक और ट्रांसफॉर्म 3D लेंगे, इसी के सामने, सबके सामने एक और लगा दो, सबके सामने ही लगा दो, ताकि कोई भी मूवमेंट अगर आपको देनी हो तो आपको पता रहे, आपके पास छूट हो कि भाई हाँ इससे मैं ये कर सकता हूँ। और इसको मैं अंडरले में ले लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे अंडरले में लेके, और इस अंडरले को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से, और ऑप्शन प्लस FN प्लस कुछ की होती है वो, उसको रीनेम कर देता हूँ मैं। इसको दे देता हूँ हॉरिजन, ओके, हॉरिजन मूवमेंट, बस हॉरिजन वाले को दे देता हूँ। और आप इस तरीके से इसको भी अंडरले में लेके इसको दे सकते हो आप वर्टिकल, ओके। तो आपको पता रहेगा कि मैं वर्टिकल मूवमेंट के लिए क्या यूज़ करने वाला हूँ और हॉरिजन के लिए क्या यूज़ करने वाला हूँ। और आप चाहो तो इसको कलर भी दे सकते हो अलग अलग से, फैंसी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नोड बेसिकली रेडी कि यार इससे मेरे को वर्टिकल मूवमेंट देनी है और इससे मेरे को हॉरिजन मूवमेंट्स देनी है। तो मैं वर्टिकल मूवमेंट्स देने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले 0 की फ्रेम पे आऊँगा और इसके सामने आके मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा, सारों को, चारों को। एंड इससे वर्टिकल मूवमेंट होगा तो हमें जेड की को यूज़ करना ओनली। तो मेरे को किस में देनी है पहले वो डिसाइड कर ले, एक सब में देनी या फिर एक लाइन में देनी। मान लो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन में देनी है, ये इधर वाली में, तो मैं इधर वाली सिलेक्ट करूँगा, 0 पे एक की फ्रेम डालूंगा एंड कुछ 50-40 फ्रेम से आगे जाके इसको मैं मूवमेंट दे दूंगा। जैसे मान लो 180, ये 180 घूम गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को देखो, अब 0 से घुमाओ तो 180 घूम गया। अब हम क्या करेंगे, इसी के जस्ट बाद हम एक वर्टिकल मूवमेंट भी देंगे, हॉरिजन मूवमेंट। हॉरिजन मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेप्स को हमें पता करना है कि कौन से अपने को घुमाने हैं। जैसे मान लो मैं, ये मेरा शेप है तो मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ऊपर वाले सिर्फ। तो ये ऊपर वाले में एक ये आता है, एक ये आता है और एक ये नीचे चला गया अभी घूमने के बाद में, तो ये आएगा अभी, ठीक है। और एक ये आएगा, विच वन, चारों आ गए क्या सिलेक्ट होके, यस, अभी चारों सिलेक्टेड है। तो इन चार के सामने जो मेरी ट्रांसफॉर्म 3D है, उन्हीं से मैं क्या करूँगा, हॉरिजन मूवमेंट दूंगा। तो मैं इनके 1 2 एंड ये वाला भी लेना है अपने को 3 और 4। तो अभी घुमाओ आप इसको वर्टिकली ऐसे, ये देखो हॉरिजॉन्टली वाई वैल्यूज़ को। तो मैं इसको क्या करूँगा, 50 पे आके ये रुक जा रहा है तो मैं 50 पे दूंगा एक की फ्रेम यहाँ पे, और इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ बी के लिए, और थोड़ा आगे जाता हूँ 100 फ्रेम के आसपास में। एंड इसको मैं इस तरीके से घुमा के लाइक 180 इसको भी कर देता हूँ। तो ये पूरा घूम के ऐसे पूरा राउंडनेस 180 नहीं सॉरी, और 360 घुमाएंगे हम पूरा इसको। एंड जो पीछे वाले भी हमने घुमाए थे उनको भी हम 360 ही नहीं 180 ही घुमाएंगे। लाइक उस की फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे हाँ, तो हम वर्टिकल में जाएंगे और वर्टिकल में इसको क्या करेंगे, 360 घुमाएंगे वापस से, ताकि जो एक्चुअल शेप है उसका वही आ जाए वापस। कोई अगर हमारा एंकर पॉइंट में थोड़ा बहुत इश्यू भी हो ना, वो उससे दिक्कत ना करे। तो ये देखो अभी रेडी हो गया। अभी देखो ये घूमेगा पहले तो इस तरीके से, और फिर 1 मिनट भाई, अच्छा, ठीक है। ये इश्यू किस लिए हुआ है, क्योंकि हमने पहले वो की फ्रेम बहुत 360 पे डाल रखा था, और अभी हमने क्या किया वो बदल के वैसे कर दिया। तो हम वापस इसको सिलेक्ट करके इनकी वैल्यूज़ को ही रीसेट कर देंगे पूरी की पूरी को ही, और हम 50 पे जाएंगे। 50 पे जाके हम वापस की फ्रेम डालेंगे, किस वैल्यूज़ पे डालना है वो भी पता कर लो। जहाँ ऊपर वाले 4 देखो, ऊपर वाले 2, ऊपर वाला सिर्फ ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है अपने को।
तो मैं एक इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको एंड नीचे वाले को, इसको एंड इसको भी एंड इसको भी, चारों ऊपर वाले आ गए। तो नीचे नीचे वाले 1 2 3 4। ओके, मैं 50 पे जाके एक वाई पे की फ्रेम डालूंगा ऐसे घुमाने के लिए, इसको रोटेशन यही देगा वाई वाला ही, ये देखो। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, वाई पे रोटेशन देने के लिए यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और थोड़ा आगे जाके 100 फ्रेम पे 360 लिख देता हूँ। एंड जो शुरुआत थी वो होनी थी 0 से, तो यहाँ पे जाके 0 कर दूँ, वो हुआ नहीं था। तो ये अभी क्या होगा, रोटेशन ये आएगा और फिर ऐसे घूमेगा पूरा एंड घूम के वापस अपनी पोजीशन ले लेगा। अभी इस सारे की फ्रेम्स को ऐसे सेलेक्ट करो, स्प्लाइन ग्राफ ओपन करो एंड सबको ऐसे 1 बाय 1 करके सबको आप सेलेक्ट कर लेना है, सारी नोड्स को एकदम से, जिन पे की फ्रेम होगा वही वही आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी आ गई यहाँ पे एंड सबको स्मूथ करने के लिए कंट्रोल A एंड F की प्रेस करो एंड फिर T प्रेस करके इस तरीके से इनको थोड़ा सा स्मूथ कर लो हल्का सा, ताकि रोटेशन है वो अच्छी लगे थोड़ी सी। ओके, तो ये मेरे को दिख रही है। अभी देखो कितना स्मूथली रोटेट हो रहा है वो सारी चीज़ें ना, एक क्यूब बन गया प्रॉपर इस तरीके से। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक और चीज़ करते हैं, एक और एनिमेशन देते हैं। इन सारे शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, 0 पे जाते हैं एंड इनकी वैल्यूज़ पे, यानी जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इन सब पे ऐसे की फ्रेम डाल देते हैं सब पे। एंड थोड़ा आगे जाते हैं 20 फ्रेम्स एंड एक और की फ्रेम, 20 तो बहुत पास में हो जाएगा ब्रो, हम 40 फ्रेम्स दे देते हैं, ठीक है। 40 फ्रेम्स एंड वापस जाते हैं एंड रोटेशन पे भी दे सकते हो आप। मैं बता रहा हूँ आप कैसे की फ्रेम और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो सकता है लाइटिंग वाले के लिए टाइम कम बचे तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करेंगे उसको। अब क्या करो, हमें मैनुअली सबके की ऐसे सेलेक्ट करना है, सबको 0 पे जाके सबको दूर दूर बिखेर दो ऐसे सबको सिंपली। एंड थोड़ा थोड़ा सब में क्या करो, रोटेशन भी लगा दो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके सब में लग गया एंड सबको सेलेक्ट करो, स्प्लाइन ग्राफ को ओपन करो वापस। ये देखो कितना वो खतरनाक बन गया अभी अपना ये नोटरी। इनको कंट्रोल A दबाओ एंड सेलेक्ट करो एंड इनको क्या करो ऐसे बढ़िया 90 के आसपास का, वो नहीं होता रोबोटिक वे में। अभी देखो इस एनिमेशन को कितना सही लग रहा है ये देखो। और ये है पीक दाविंची रिजॉल्व का। ये चीज़ें पता है हर जगह आपको सीखने नहीं मिलती, कैसे एनिमेशन को और बेटर किया जा सकता है, कैसे क्रिएटिविटी लाई जा सकती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया, सबको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमने लगभग पिछले 1 साल के अंदर 20 से 25 लोगों को ट्रेन किया है और वो लोग आज अच्छा खासा अपना करियर बिल्ड कर चुके हैं, जिसके लिए हमें काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कंप्लेन की थी कि भाई सब चीज़ें ऑफलाइन वालों को ही सिखाते रहोगे या फिर अपने जो कंपनी के लोग हैं, अपनी जो एजेंसी के लोग हैं उन्हीं को सिखाओगे, हम क्या सीख नहीं सकते, क्लासेज नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इसी का सॉल्यूशन लेके मैं आज आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि हम जो अभी कोहोर्ट कर रहे हैं 19 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर अभी भी कुछ सीट्स अवेलेबल है। अगर आप जरा भी इंटरेस्टेड हो और आप ऐसी एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हो जो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलती, जिसमें अपनी क्रिएटिविटी को कैसे पीक पे लाया जा सकता है, ऐसे एनिमेशंस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, मूड बोर्डिंग अपने सीन की पहले कैसे की जाती है, कैसे स्टोरी टेलिंग जैसी चीज़ें हमें यूज करनी होती है एडिटिंग के अंदर, और अपना सक्सेसफुल करियर आप कैसे लॉन्च कर सकते हो एज ए वीडियो एडिटर। यानी एक स्किल अगर आप सीख रहे हो कुछ टाइम लगा के, उस स्किल से आखिर पैसा कैसे कमा सकते हो। अगर वो चीज़ें आप सीखना चाहते हो और आप जेन्युइनली वीडियो एडिटिंग को लेकर जरा सा भी आगे फ्यूचर में सीरियस हो, क्योंकि आपको पता है अभी एआई वर्कफ्लो आ रहा है, ये कोड सारे एआई लिख के दे देगा, लेकिन जो एक्चुअल करियर बिल्ड करोगे, अगर आप एक्चुअल जो डिजाइन पार्ट को सीखोगे, साइकोलॉजी बिल्डिंग सीखोगे और वो चीज़ें सीखोगे, तो आपको इस टूल के साथ साथ में आपका फ्यूचर भी सिक्योर करने का मौका मिल सकता है अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो। एज ए वीडियो एडिटर मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है आपकी क्रिएटिविटी। अगर आपके पास वो नहीं है, आपको नहीं पता है डिजाइन साइकोलॉजी क्या होती है, आपको नहीं पता कि कैसे स्क्रैच से नई वीडियो एडिटिंग स्टाइल्स को क्रिएट किया जा सकता है, अपने कॉन्टेंट क्रिएटर की जर्नी को आगे फ्यूचर में आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो कैल्वन एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो अब भी जाके वेबसाइट पे चेक करो और अप्लाई कर सकते हो कैल्वन एकेडमी के नोड मास्टरी करियर प्रोग्राम के लिए, जिसका एलीट वर्जन पूरे 6 मंथ्स का है और वीकली 2 क्लासेस मिलेगी आपको और मंथली 1-on-1 एक सेशन मेरे साथ में आपको बैठ के इंडस्ट्री का नॉलेज लेने का मौका मिलेगा और एक्चुअल क्लाइंट्स के रियल प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करने का भी मौका मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी है, अभी जाके चेकआउट कर लेना। तो वापस वीडियो के ऊपर आते हैं। तो हमने ये प्रॉपर एक एनिमेशन तो क्रिएट कर लिया है, आप देखोगे तो काफ़ी कूल लग रहा है, इस तरह के शेप आ रहे हैं और इस तरह से कनेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है।
और अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूंगा सबसे पहले लाइटिंग का, उसके बाद मैं इन शेप्स को और बेटर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले लाइटिंग का नॉलेज लेते हैं। लाइटिंग के लिए आपको सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक रेंडर 3D नोड ले लो, ताकि हम आउटपुट दे इसको कैसा बन रहा है। ये दिख नहीं रहा कुछ भी, तो अब क्या करो, एक मर्ज 3D में एक नोड डालो, कैमरा 3D नोड, ये यहाँ पे पड़ी है, ये रही, और इसको डालोगे तो ये इधर कहीं पे भी आ जाती है, पता नहीं। और इसको कैसे करो, ऐसे छोटा कर दो कैमरा का साइज़, ऐसे जूम जो इसका है ये साइज़ ऐसे बढ़ा दो इसका, तो अभी क्या होगा, अपने को नोड ऐसे प्रॉपर दिखेगी, बट जो आउटपुट है वो प्रॉपर वाइट दिख रहा है। यही सबसे बड़ी 3D सेक्शंस की प्रॉब्लम है। 3D सेक्शंस को कैसे प्रॉपर, जो मैंने रेफरेंस दिखाया था वैसी लाइटिंग कैसे क्रिएट करोगे। वैसी लाइटिंग क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ लाइट्स होती है, जैसे मैं एक लेके आता हूँ डायरेक्शनल लाइट्स, ठीक है, ये लेके आता हूँ और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। बट आप देखोगे तो भाई फ़र्क कुछ पड़ा ही नहीं है। वो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि हमने इसकी लाइटिंग अभी ऑन ही नहीं की है। तो आप रेंडर 3D में जाओ और यहाँ पे लाइटिंग एंड शेडोज़ को अनेबल कर दो, और क्या करो, रेंडर टाइप में जाके सॉफ्टवेयर रेंडर से हार्डवेयर रेंडर कर दो, और जो इसकी आउटपुट चैनल है उसमें एंटी एलाइज में यहाँ पे जाके हाई और ये लो एक्यूज़ को पूरा 0 कर दो, ताकि आपका जो वर्क फ्लो है थोड़ा स्मूथ हो जाए और ज़्यादा, ठीक है। तो ये अभी देखोगे तो अभी भी कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने ऐड की है डायरेक्शनल लाइट। जैसे भी मेरे पास में ऊपर सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है, तो ये क्या एक साइड से आ रहा है, तब मेरा फेस इधर से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा। जो ये पार्ट है वो जेन्युइनली, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है तो वो थोड़ा डार्क दिखेगा पार्ट के कंपेरिजन में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल लाइट में सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाके इसका ट्रांसफॉर्म में जाके इसका एंगल चेंज करेंगे हल्का सा। तो आप देखोगे एंगल चेंज करने से क्या हो रहा है कि ये एकदम प्रॉपर ऐसे शेप है ना, वो लाइटिंग चेंज हो रही है। इसको बेटर समझने में हम क्या करते हैं, हम कैमरा एंगल में जाके इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है, या फिर मर्ज 3D में जाओ और इधर देखो किस तरीके से लाइटिंग काम कर रही है इसमें। तो आप देखोगे ये पार्ट बहुत ब्लैक है और ये पार्ट बहुत ज़्यादा वाइट है, क्योंकि जो डायरेक्शनल लाइट है अपनी, देखो ये क्या है, रोटेट होके इसके पार्ट पे कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे ऐसे करके, एंड थोड़ा अगर ऊपर का पार्ट करना है तो हम ये बढ़ा देंगे, तो और अगर साइड बार चाहिए तो ये हो जाएगा। तो ये देखोगे तो एक साइड थोड़ी वाइटिश है, एक साइड जो है थोड़ी डार्किश हो चुकी है, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। अब लाइटिंग तो चलो एक और होती है, जैसे आप बाकी लाइटिंग भी ट्राई कर सकते हो। जैसे इसके इफेक्ट्स में जाओ और 3D में जाके यहाँ पे देखो लाइटिंग का एरिया है, तो यहाँ पे सिर्फ लाइटिंग आएगी, जैसे डूम लाइट, डायरेक्शनल, एम्बियंट और पॉइंट लाइट, ये सारी है। जैसे पॉइंट लाइट इज़ लाइक एक पॉइंट पड़ती है सीधा, जैसे फट ऐसे करके, तो पॉइंट लाइट को ऐड करो। और अगर आपको स्पेसिफिक एरिया है कोई जिसको आपको ब्राइट करना है, जैसे मान लो मैं इसको ला के निकालता हूँ इधर से, तो मान लो मेरा फ्रंट एरिया उसको मैं चाहता हूँ थोड़ा ब्राइट दिखे वो एक्चुअल में, इधर लाया, एंड अभी जो आउटपुट होगा उसमें थोड़ा फ्रंट एरिया के देखो, आप स्पेशली कोई एरिया टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ये देखो प्रॉपर कोई एरिया आप टारगेट करके ये देखो इफेक्ट बना सकते हो। उसमें से आप चाहो तो इसमें मूवमेंट भी दे सकते हो। की फ्रेम का सेक्शन ओपन है तो की फ्रेम देके आप थोड़ा मूवमेंट दे दोगे और ज़्यादा सिनेमैटिक लुक आएगा। तो ये हो गया लाइटिंग का पार्ट। आप बेसिक लाइटिंग यूज़ कर सकते हो। डायरेक्शन लाइटिंग में मैंने जैसे बताया रोटेशन वैल्यूज यूज़ करो। पॉइंट लाइट में आपको सिर्फ ये XY मिलेगा, आप चाहो तो इसके कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो लाइट के थ्रू। बट इसके अलावा अगर आपको शेप्स के कलर चेंज करने हैं, डिफरेंट शेप्स चाहिए, इनमें भी डिफरेंट कलर चाहिए, या फिर आप अपनी फ़ोटोज़ लगाना चाहते हो जो पुराने ब्याह शादी वाले लोग यूज़ करते थे, वैसा कुछ चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइक मैं फ़ोटो यूज़ तो नहीं करूँगा, बिकॉज कर लो भाई कुछ भी कर लो अपने हिसाब से। जैसे मान लो मैं एक फ़ोटो लेके आता हूँ, ओके दिस वन इज़ माय पिक्चर जो भी रिसेंटली, इसको मैं लाता हूँ यहाँ पे, एंड इसको सेव 3D में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। ग्रीन इनपुट में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, इस सबके जगह पे कनेक्ट कर दो इसको, इस तरीके से सब में कनेक्ट कर दो इसको, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग लगा सकते हो, मैं भी एक ही इमेज लगा रहा हूँ, आप चाहो जितनी इमेजेस लगा सकते हो उस पर, ठीक है, इस तरीके से, एंड दैट्स इट। ये क्या हो गया, तो पुराने शादी वाले एल्बम्स नहीं होते थे क्या, उसमें भी ये यूज़ कर, बट हमें तो प्रीमियम मोशन ग्राफिक्स में यूज़ करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें, ऐसे मत करना कुछ भी। तो इसके सामने मैं ट्रांसफॉर्म लेके इसकी साइज़ भी थोड़ी इसे छोटी कर देता हूँ। तो आप देखोगे ना क्यूब में भी क्या हो गया, अभी काफ़ी मज़ेदार चीज़ हो गई। देखो क्यूब में भी ऐसे कॉर्नर्स खाली खाली दिख रहे हैं एकदम से, ऐसे गैप पड़ा है इधर, एंड ये काफ़ी कमाल लगता है मेरे को। मतलब इस तरह के क्यूब भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर देखा जाए तो आप इस तरह से भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो अगर आपको ढंग से आती हो तो। अब देखो ये फाइनल आउटपुट है, अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से आएगा, एंड ये इस तरह से कनेक्ट होगा, ये इस तरीके से आएगा एंड इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, एंड ये फिर रोटेट करेगा। और ये रोटेट होते टाइम ये देखो लाइटिंग आ रही है ना, फिनिशिंग ऐसे देखो, ये वाला ऑटोमेटिक, ये क्यों आ रहा है, ये डायरेक्शनल लाइट और जो पॉइंट लाइट का हमने यूज़ किया ना उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। अब चाहो तो इसमें एनिमेशन देख के और ये से
ये ऐसे भी कवर अप कर सकते हो, जो एकदम स्मूथ सा एकदम लाइट फिनिशिंग कवर अप होता है जो ब्रांडिंग्स में यूज़ की जाती है। अभी मैं फ़िलहाल पिक्चर्स को हटा रहा हूँ, मैं आपको बस एक बताया है तरीका। आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड लेके कोई भी, और आप चाहो तो सेव 3D में से कनेक्ट कर सकते हो। आपको मान लो कि इन दो के कलर्स आपको लाइक कुछ रेड चाहिए, तो आप इन दो के रेड कर दो, फिर एक बैकग्राउंड और ले लो। और किसी दो के अलग के आपको कुछ और कलर चाहिए, मान लो ग्रीन कर दो, एंड ग्रीन या येलो कर दिया मैंने, तो ये कर सकते हो। और किसी दो के कलर आपको कुछ और चाहिए, मान लो लाइक ये मैं येलो ही रखता हूँ, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को पर्सनली। यहाँ पे नहीं जोड़ूंगा इसको, मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो ये देखो अभी ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। आप करना चाहो तो ग्रेडियंट्स भी यूज़ कर सकते हो, इमेज में जाके यहाँ पे सॉलिड से आप ग्रेडियंट पे स्विच कर सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन होता है इधर की साइड में। और अभी और क्या कर सकते हो इसमें कि शेप आपने यूज कर लिया, बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और शेप 3D लेके आता हूँ इधर में, और इसके प्लेन में जाके मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेंडर, और इसको यहीं पे मर्ज 3D में कनेक्ट करूँगा। एंड इसको दोबारा देखूँगा, सिलेंडर मेरा कहाँ है, दिख नहीं रहा है, गायब हो गया। ठीक है, तो मैं सिलेंडर को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, एंड उसकी पोजीशन में जाके उसको नीचे बाहर निकाल लूँगा ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा सिलेंडर दिख रहा है मेरे को। एंड सिलेंडर में क्या करूँगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है बोट कैप्स का। कैप्स में मतलब ऊपर जो टोपी होती है इसकी, देखो यहाँ पे देखोगे जगह ये खाली मिलेगी आपको, ऐसे आर पार जा सकते हो इसके आप। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आप कैप्स किसकी बंद कर सकते हो। यहाँ पे ये बंद कर दो तो नीचे से डब्बा जैसा बन जाएगा। एंड अपने क्यूब के आगे इसको बड़ा कर दो, यानी अपने साइज़ यहाँ पे जाके स्केल वैल्यू में से बड़ा कर दो। एंड इसको इधर ऐसे लगा दो कुछ ऐसे। इससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि भाई किसी एलिमेंट्स पे वैसे रखा हुआ है, तो लाइक अच्छा लगेगा थोड़ा सा। आप फिर इसमें जाके यहाँ पे ये एलिमेंट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब शेप बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को भी पर्सनली, तो मैं इसमें जाके हाइट मतलब सिर्फ विड्थ और सारी चीज़ें बढ़ाने के बजाय मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ा लूँगा। यहाँ पे जाके हाइट ज़्यादा बढ़ा दूँगा, एंड फिर इसमें जाके इसको बॉटम पे थोड़ा नीचे कर दूँगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और शेप में और जाके नीचे, एंड इसको बाहर कर दूँगा ऐसे, और ये प्रॉपर ऐसे दिखेगा। एंड इसमें कलर भी कर सकते हो शेप में जाके, बस वही जो कलर हमने यूज किए थे उसी में से कोई शेप कॉपी कर लो, एंड इसी के जस्ट पीछे ऐसे पेस्ट कर दो। आप चाहो तो अपने मेनली अपने कलर भी बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना भाई लोग। इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा, कलर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना एस्थेटिक आप बनाते हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जैसे अभी मेरे को दिख रहा है इधर डार्क बहुत है बिकॉज ऑफ हमने जो लाइटिंग यूज़ की, तो हम क्या करेंगे, एक और पॉइंट लाइट लेके आएंगे और इसके सामने यानी इधर ही कनेक्ट कर देंगे उसको। ठीक है, सिर्फ इस पे इफेक्ट डालेगी वो। फिर पॉइंट लाइट आ गई, एंड इसको मैं नीचे लाता हूँ, एंड इसको क्या करता हूँ इधर ऐसे करके, ताकि मेरा पूरा पार्ट जो है वो ब्राइट हो जाए। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में अगर आपको कस्टम लाइटिंग देनी हो तो वो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी क्या होगी, सिर्फ इसी एलिमेंट पे इफेक्ट डालेगी, कहीं और नहीं डालेगी। तो ये जो शेप 3D में जो येलो इनपुट दिख रहा है वो इसीलिए है कि आप लाइटिंग, कैमराज, ये सब कुछ कनेक्ट करना चाहो एक्स्ट्रा तो कर सकते हो। तो ये मेरी प्रॉपर अभी रेडी हो गई। अब मेरे को दिख रहा है भाई, ये देखो प्रॉपर, इसको कनेक्ट करो, चालू करो, ये देखो कितना कूल लग रहा है। अब आप चाह रहे हो कि भाई जो शेप यूज़ किया वो थोड़ा छोटा पड़ जाए तो अच्छा लगेगा, उसके लिए आप जस्ट अपने शेप 3D इसको बड़ा कर दो ताकि अपना साइज़ ये बड़ा हो जाए, एंड वो थोड़ा छोटा लगने लगे क्यूब। एंड इसको यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, तो ये अभी सही है अपनी पोजीशन पे। और अभी क्या होगा, ये एलिमेंट ऐसे ये देखो इस तरीके से आएगा। और अगर आप चाहो तो इसमें और एनिमेशन दे सकते हो, जैसे अब आप पे हैं, देखो सीधी बात बताऊँ तो, जैसे मैं शेप पे मेरी क्रिएटिविटी आ रही है, मैं इस शेप को यहाँ पे की फ्रेम दूंगा, एंड इसको यहाँ पे 50 पे की फ्रेम दूंगा, और ये नीचे से आएगा ऐसे करके। ठीक है, ये देखो शेडोज़ भी बन रही है, देख रहे हो यहाँ पे इसकी शेडो बन रही है इसकी, क्योंकि हमने इसमें रेंडर 3D में शेडोज भी ऑन की थी ना, उस वजह से ये देखो। ठीक है, साथ में एक कैमरा में भी मूवमेंट दे दो, कैमरा पे भी एक लाइक एंड इसको भी स्मूथ कर दो। ओके, ये देखो प्रॉपर हो गया। अब आप चाहो तो कैमरा 3D में ऑप्शन होता है यहाँ पे यूज टारगेट्स का, इसको ऑन कर दोगे क्या होगा कि आप जैसे इसको घुमाओगे तो भी ये बीच में टारगेट रखेगा ऐसे।
ठीक है, तो रोटेशन दे सकते हो। तो आप इसमें क्या करो, 0 पे की फ्रेम लगा के एंड टारगेट्स पे दोनों पे ही लगा लो। टारगेट ऑन करने से बेसिकली क्या होता है कि आप जब रोटेशन देते हो ना, तो वो रोटेशन हो पाती है, वो एक सेंटर पॉइंट को कैच करेगा एंड उसको फोकस में रख के आप चाहे कितना ही रोटेशन कर लो, घुमा लो, कुछ भी कर लो, बट वो उसको सेंटर में ही रखेगा। ठीक है, तो टारगेट्स यूज़ करो एंड मैं ऐसे इसको घुमा दे रहा हूँ ऐसे करके, मतलब रेंडम रोटेशन। ठीक है, एंड कोई मैंने ऐसे सोच के कुछ भी नहीं किया, रेंडम रोटेशन। कई बार क्या रेंडम रोटेशन अच्छी खासी मतलब मूवमेंट नई खासी दे जाती है। तो ये देखो, सब पे देखो शेडोज भी बन रही है ऐसे करके, देखो ये देखो। तो ये कुछ फाइनल आउटपुट है जो आप और बेटर कर सकते हो लाइटिंग के थ्रू, और इन केस ऑफ लाइटिंग एंड जैसे ये क्यूब जो है ऊपर वाले, ये ब्राइट है काफ़ी ज़्यादा, इसको आप कलर में सिर्फ प्लेन वाइट ही कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स है जिसको आप यूज़ करके अच्छा खासा बना सकते हो। ट्रिक्स बताइए मैंने बेसिकली 3D का फर्स्ट क्लास था जिसमें मैंने ये बेंगर कुछ दिया है आपको, ताकि आप 3D एलिमेंट्स के थ्रू कुछ अच्छा क्रिएट कर सको। देखो, कस्टमाइजेबल 3D और जो मैनुअल 3D है और बनी बनाई 3D, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कस्टमाइज़ करके आपके दिमाग में मान लो कुछ क्रिएटिव आइडिया चल रहा है और आप कुछ बनाना चाहते हो, तो वो कुछ भी आप बना सकते हो, और इसके लिए AI अभी उतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में बेसिकली AI तबाह कर देगा, मुझे लग रहा है। एडिटर्स जो बेसिक एडिटर्स हैं ना, जिनको कुछ नहीं आता, लाइक से सिंपल टास्क है, वो कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं, प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए वो AI बहुत चीज़ें आसान करने वाला है। बट द थिंग इज़, जो लोग क्रिएटिव हैं, जो लोग हार्ड थिंग्स इसलिए करते हैं ताकि वो कुछ नया क्रिएटिव विजन बना सके, उनके लिए AI एक वरदान की तरह होने वाला है। और इसी चीज़ों को हम कैल्वन एकेडमी के जो नोड मास्टरी करियर प्रोग्राम है उसमें भी कवर अप करने वाले हैं। किस तरह से क्लोड अभी जो एडिटिंग कर रहा है वो चीज़ें हो गई, और बाकी जो चीज़ें हैं बेसिक AI को लेके और एडिटिंग को लेके कैसे आप वर्कफ्लो को यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि दाविंची रिजॉल्व का हर नोड एक कोड है। ठीक है, वो आफ्टर इफेक्ट में आपको नहीं मिलता, हर नोड एक कोड, आप इसको कॉपी करके अपने दोस्त को भी भेज सकते हो। यानी मैं अगर ये कोड है, ये अगर आपको ये चाहिए तो मेरे को बताना, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ इसको पूरा का पूरा, ये कोड कॉपी करूँगा एंड एक टेक्स्टिव फाइल में डालूंगा और आप डाउनलोड करो अपने फ्यूजन में, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यानी आप फिर देख सकते हो ये सारी नोट्स, क्योंकि बेसिकली कोड है, कोड आप कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करके कहीं पर डाल सकते हो। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इसका मिल जाएगा। तो AI बेस एडिटिंग और जो एडवांस एडिटिंग है, तो आप कैल्वन एकेडमी का कोहोर्ट अगर सीरियस हो अबाउट दिस एडिटिंग एंड फ्यूजन और एडिटिंग को लेके, दाविंची रिजॉल्व को लेके, इसमें मोशन ग्राफिक्स को लेके, फ्यूचर में अपना करियर बिल्ड करने को लेके अगर थोड़ा बहुत भी सीरियस हो, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके कोहोर्ट के बारे में और डिटेल्स को चेक कर सकते हो। तो गाइज, ये था हमारा 3D सेक्शन पे पहली क्लास का जो इंट्रो था, ये ट्यूटोरियल ट्रेलर आप कुछ भी समझ लो इसको। 3D के बारे में हम जो एडवांस ट्रिक्स पे बात करने वाले आने वाले टाइम में, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है, ये उसका कुछ भी नहीं है, इतनी अच्छी बातें करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और कैल्वन एकेडमी के कोहोर्ट के बारे में और डिटेल्स चाहते हो तो आप अभी जाके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। आपको टीम के वहाँ पे नंबर भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पे चेक कर लेना, बात कर लेना। और अगर आप सीरियस हो तो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आपको कोहोर्ट के बारे में अभी सोचना चाहिए, और 6 मंथ में अगर आपको बनी बनाई चीज़ें मिल रही है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू एवर कैन अप्लाई। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। एंड अगर यहाँ तक देखा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो यहाँ तक एंड तक देखा है आपने। और अगर आप ये एलिमेंट्स दोबारा अपने दाविंची रिजॉल्व में क्रिएट करो तो इंस्टाग्राम पे आपको हमारी आईडी मिल जाएगी calvoren.academy, आप वहाँ पे जाके हमें टैग कर सकते हो। वी विल हम वहाँ पे जाके भी बात करने की ट्राई करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको जो रियल लाइफ में फ्यूजन और एडिटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में हम वहाँ पे चैट भी कर सकते हैं, क्विक चैट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, थैंक यू, बाय बाय।